सो मार्केट में दोस्तों तेजी के साथ में क्लोजिंग हुई है। कल हमने देखा गिफ्ट निफ्टी को प्लस में परफॉर्म करता हुआ और उसके बेसिस पे आज निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। 170 पॉइंट्स की तेजी है, 0.71% का जंप। निफ्टी बैंक न्यूट्रल था। मिड कैप और स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है निफ्टी स्मॉल कैप ने, 1.25% के आसपास की तेजी। स्मॉल कैप को किस तरह से देखना होता है मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। स्टॉक्स अगर आप सिलेक्ट करोगे तो काफ़ी मिस्टेक हो सकती है आपसे, तो बेटर एक म्यूचुअल फंड आप देखें। दो तरह की मैंने आपको रिसर्च दी थी। पहली रिसर्च थी जिसके अंदर आप वैल्यूएशन को देखें, अल्फा बीटा को देखें। दूसरी रिसर्च मैंने आपको दी थी जिसमें आप AUM को देखें, जिसमें AUM कम है, ताकि जो फंड मैनेजर है इजीली वो छोटी कंपनीज में बड़ी मात्रा में स्टॉक्स ले पाए और उसका बेनिफिट आपको पास ऑन कर पाए। ठीक है, तो ये स्मॉल कैप के लिए है। और साथ में USD हम देखें तो आज वीक था रुपीज़ US के कंपैरिजन में, USD के कंपैरिजन में। साथ में एडवांस की कंपनीज ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में, तो अच्छा रहा होगा आपका पोर्टफोलियो। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कितने % की तेजी आपको मिली है। सेक्टर्स को देखें तो IT ने अच्छा परफॉर्म किया, 4% की तेजी, 4% का जंप है। सो कल आपने अगर US मार्केट में देखा होगा तो IT कंपनीज यानी एसेंचर, इनके स्टॉक्स प्लस में थे, अच्छा कर चुके थे, तो उसका जस्ट एक रिएक्शन है। एक दिन की तेजी कोई रिवर्सल नहीं होती, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा Q1, आपको सुननी पड़ेगी गाइडेंस, उसके बेसिस पे मार्केट का रिएक्शन जो भी होगा वो फाइनल होगा। सो भी इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच करें नंबर्स के लिए, जो कि जल्दी आना शुरू होने वाले हैं। रियल्टी, मेटल, मीडिया सब कुछ प्लस में। सरकारी बैंक्स, एनर्जी आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। सो देखिए दोस्तों, आज हुआ क्या है, इंडिया और जापान के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है। इंडिया जापान समिट 2026 लाइव, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया और जापान साथ में मिलकर प्रमोट करेंगे इंडस्ट्रीज को, एक दूसरे की जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करेंगे। ठीक है, इसमें बेनिफिट क्या है, इंडिया का क्या बेनिफिट, उसको चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं साइन हो चुका है पैक्ट ऑन AI। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी टेक्नोलॉजी बहुत ही पीछे है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, चाहे वो US हो चाहे वो जापान ही क्यों ना हो। ठीक है, मेटल, एनर्जी, ठीक है, ये सब चीज़ें आप इसमें नोट कर सकते हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरीज को बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में क्रिटिकल मिनरल है, एनर्जी है, डिफेंस है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। आगे चलते हैं, और 3 जो डॉक्यूमेंट्स है, मेजर डॉक्यूमेंट्स, वो कवर हो गए इसके अंदर, जिसमें पहला होगा इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनर्जी और उसके बाद में AI। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर सिक्योरिटी के अंदर हम डिफेंस को काउंट कर सकते हैं, यानी जापानीज जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसका साथ मिलेगा इंडिया को, और साथ में AI के अंदर भी जापान काफ़ी आगे है, तो वो सिचुएशन यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट एवर डिफेंस को डेवलपमेंट अग्रीमेंट हुआ है दोनों कंट्रीज में, जिसमें दोनों कंट्रीज मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे डिफेंस को लेकर। सो ये एक माइलस्टोन हम बोल सकते हैं बायलैटरल डिफेंस टाइज के अंदर। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है डिफेंस कंपनीज के लिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं AI कॉलैब के अंदर क्या होगा। मोदी जी ने कहा है कि कंबाइन होगा जापान की टेक्नोलॉजी और इंडिया की सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ का। बाकी इंडिया की सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ अभी तो काफ़ी कमज़ोर है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन स्टिल यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इंडिया की जो सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ है और जापान की जो प्रिसिशन टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा फ्रेश मोमेंटम मिलेगा ग्लोबल AI डेवलपमेंट को। थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बोला जाता है, बट एक्चुअली देखते हैं क्या कुछ होता है, एक्चुअल में होता क्या है, कौन कौन सी कंपनीज को इसका बेनिफिट होता है वो देखना पड़ेगा। साथ में पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा, ये जो अपना ट्रेड है जापान के साथ में रीच कर चुका है 28 बिलियन तक 26 में, यानी 25-26 फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। और इंडिया का जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ये 3 बिलियन का हो चुका है। अब देखिए वादा क्या किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। अगले 10 साल में जापान इंडिया में $61 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए जापानीज इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर, बता रखा है यहाँ पे कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है जापान इंडिया का, जिसमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल बनी है, वो भी इसी का इन्वेस्टमेंट है जापान का। ठीक है, सो यहाँ पे 20% इन्वेस्टमेंट किया था येस बैंक के अंदर भी। चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, येस बैंक ने रिटेल इन्वेस्टर्स को भी पैसा लूटा और जापान का भी पैसा लूटा। बाकी जापान काफ़ी इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया में, और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए।
बाकी देखिए फिलहाल तो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेंट का प्राइस, क्रूड का प्राइस अभी 1.29% नीचे है, विच इज़ वेरी गुड। $70 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आते ही है 60 की रेंज में आना शुरू हो जाएगा, जिसका अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। इंडिया स्टॉक पाइल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है आगे के लिए, उसकी भी खबरें अपन चेक करेंगे आगे चल के। बाकी निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं सबसे पहले। सो निफ्टी की सिचुएशन कैसी है, अभी कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, जिसमें आप इसको एक कप और एक हैंडल पैटर्न की तरफ समझ सकते हैं। सो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी अप ट्रेंड में हो जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे थे निफ्टी डाउन ट्रेंड के अंदर था। अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो फिर निफ्टी अप ट्रेंड की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेट्स सी कि ब्रेकआउट होता है या नहीं होता है। बाकी देखिए कुछ कंपनीज है जिनको लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं Q1 से रिलेटेड, उनको चेक कर लेते हैं। अपडेट्स आना शुरू हो चुका है क्योंकि 30 जून तक जो भी डेटा निकला है वो अब कंपनी बताना आपको शुरू करेगी। प्रॉफिट आपको रिजल्ट के समय मिलेंगे, बट जो सेल्स हैं या AUM है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, जिसका रिएक्शन कल मार्केट देगा। तो ध्यान से इन कंपनीज को देखना। फर्स्ट कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस, शाम को 6 बजे के आसपास की न्यूज़ है। स्टॉक ने आज वैसे कुछ खास किया नहीं है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज्ड बाय 24% वाइनवा बेसिस एज ऑफ जून 30, 2026, यानी 24% का इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, सो मार्केट देखते हैं कैसा इसको रिएक्शन देता है। चार्ट को हम एक साथ देखेंगे सभी कंपनीज के। सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस परसेंटेज बेसिस में देखें तो ठीक है ग्रोथ, जिस तरह से स्टॉक अभी नीचे आ चुका है, वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो चुकी है, 24% की ग्रोथ ठीक ठाक सी दिखाई दे जाती है। इसके बाद में पीसी ज्वेलर, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया है, 12% की तेजी इसमें बनी है। और क्यों अपन इसको देख रहे हैं टेक्निकल्स में समझेंगे। फर्स्ट आप देख सकते हैं कंपनी ने रिपोर्ट किया 21% वायनवा बेसिस में रेवेन्यू ग्रोथ, 21% की रेवेन्यू ग्रोथ दी है। कंपनी एम करिए कि डेट फ्री बन जाएगा इस क्वार्टर के अंदर, यानी डेट फ्री बनने का मतलब यह है कि कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा कैश पाइल है जिसको कंपनी डेट ख़त्म करने के लिए यूज़ करेगी। तो कैश फ्लो अच्छा है, ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं ज्वेलरी कंपनीज के लिए। मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ऐसी कंपनी जिसमें 10 तरह की प्रॉब्लम है वो कंपनी भी अगर अच्छा कर रही है, तो जो क्वालिटी कंपनीज है गोल्ड के अंदर, ज्वेलरी के अंदर, वो वैसे भी काफ़ी अच्छा करेगी। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। इसके बाद में दोस्तों डी मार्ट पे आते हैं। डी मार्ट ने क्या किया है, 15% की वाइनवा बेसिस पे ग्रोथ दी है स्टैंड अलोन रेवेन्यू में, 15% की ग्रोथ। ठीक है, स्टोर काउंट हो चुका है 503 का। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट के मार्जिन पिछले क्वार्टर में इंक्रीज हो चुके हैं, तो इस बार भी अगर ऐसा हो जाता है ना तो नंबर्स काफ़ी कमाल के आएंगे। इसके बाद में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को देखते हैं। देखो कल तो एक डेटा आया था जिसमें हर ऑटोमोबाइल कंपनीज ने दिया था अपनी सेल्स का, हर महीने की सेल्स का, जून की सेल्स का डेटा आपके सामने है। 63083 63,080 यूनिट्स बेची है। एस्टिमेट कितना था, 64,000 का था, तो एस्टिमेट से कम है, यानी नंबर्स अच्छे नहीं है। साथ में आज कंपनी ने शाम को 5 बजे एक और न्यूज़ दी है जिसमें रिपोर्ट किया है Q1 होलसेल यानी पूरी जो सेल्स है वो 9% के साथ में डाउन हो चुकी है ईयरली, और रिटेल जो सेल्स है ना वो भी ड्रॉप कर चुकी है 15% के साथ में। नंबर्स बहुत ही खराब है। ठीक है, सो टेक्निकल्स को देखते हैं। देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस 24% की ग्रोथ है, ठीक ठाक सी ग्रोथ दिखती है करंट वैल्यूएशन के हिसाब से। प्लस डे चार्ट के अंदर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसमें एक बॉटम यहाँ पे बनता है, उसके बाद में स्टॉक ऊपर जाता है, दोबारा वहाँ पे नहीं आता है, बल्कि यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये जो पैटर्न होते हैं अच्छे पैटर्न होते हैं, इसको एक ब्रेकआउट के रूप में देखा जाएगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया तो फिर स्टॉक नेगेटिव से फाइनली पॉजिटिव की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। इसके बाद में पीसीजे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो कंपनी है ना कुछ खास नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे घपले हुए हैं, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बैलेंस शीट, सब कुछ खराब है इसकी। एक टाइम था जब टाइटन को फेल करता था, बट उसके बाद में खुद फेल हो गया। सो कहने का मतलब ये है कि खराब कंपनी भी अगर अच्छे नंबर्स दे रही है तो जो अच्छी कंपनीज है ज्वेलरी के अंदर उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। जैसे टीएम ज्वेलरी आज काफ़ी अच्छा कर चुका है, टाइटन आई थिंक ऑल टाइम हाई के करीब है, स्काई गोल्ड, ऐसी कुछ कंपनीज है जो अच्छे मोमेंटम में है, उनके अंदर डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी है डी मार्ट। डी मार्ट एक रेंज के अंदर बंद हो चुका है क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, प्लस मार्केट के अंदर अभी मनी फ्लो काफ़ी कम है, लोग पैसे निकाल रहे हैं, एफआईज सेलिंग कर रही है, तो ऐसे में हाई वैल्यूएशन के अंदर पैसा आना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है।
लेकिन एटलीस्ट ट्रेंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है कि स्टॉक ऊपर से 50-60% गिर गया हो। पर्सनली अगर आप इनके स्टोर में विजिट करते हो तो आपको आज या आज के डेट में कुछ टाइम में एक चेंज देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो असेंशियल आइटम होते हैं एफएमसीजी या फिर जो नीचे का फ्लोर होता है उसका जो ठीक है, उसके ऊपर जो फ्लोर होता है या फर्स्ट फ्लोर हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर अपैरल्स होते हैं, कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, उनके अंदर पहले ज़्यादा कुछ खास क्राउड नहीं था और उसी से डीमार्ट के ज़्यादा मार्जिन आते हैं। बट अभी पिछले कुछ टाइम से आप देख सकते हैं जैसे ही मैनेजमेंट के अंदर चेंज हुआ है डीमार्ट के अंदर, वैसे ही वहाँ पे अच्छा क्राउड आना शुरू हो चुका है। काफ़ी सारे चेंजेस कंपनी ने किए हैं। सो इस वजह से ही पिछले क्वार्टर में डीमार्ट के प्रॉफिट के मार्जिन सही आए थे। अगर इस बार भी सही आते हैं तो ठीक है, अच्छी ग्रोथ हम मिल सकती है हमको, बट ऐसी ग्रोथ जिसमें स्टॉक यहाँ से आउट हो जाए वो फिलहाल पॉसिबल नहीं है करंट वैल्यूएशन पे। लेकिन अगर यहाँ से हम रेसिस्टेंस पहुँचने की बात करें तो डेफिनेटली वो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में टाटा मोटर्स पीवी के अंदर कुछ है नहीं, सीवी कमर्शियल व्हीकल जिसमें ट्रक्स आते हैं, वहाँ डेफिनेटली गेम बन सकता है क्योंकि यहाँ पे JLR है जो आधे से ज़्यादा टाइम पे लॉसेस में रहता है, तो कुछ खास यहाँ पे टाटा मोटर्स में नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 4 वीडियोस आप जरूर से देखना, कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।